मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर बनने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएस घटना चक्र के बारे में, जो कि पॉइंटर की बुक हमारी चल रही थी। इसमें मैंने आपके बहुत से टॉपिक क्लियर करा दिए थे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये आपका पूरा टॉपिक रहेगा जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में ही रहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ तक कि मैंने आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान पढ़ा दिए हैं। फुल मैराथन दिया है इसका भी। और आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों का आपको मैराथन दिया है। एक एक मैंने आपको विश्व का भूगोल का मैराथन दिया है, भारत का भूगोल का मैराथन दिया है, और आपको इसके साथ साथ आपको जो है राजनीतिक व्यवस्था का भी एक मैराथन दिया है मैंने, और इसके साथ साथ आपको एक आर्थिक मतलब इकोनॉमी का भी एक आपको मैराथन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि मैं आपको इस एक बुक जो है पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें जो है आपके एक दो टॉपिक रह गए हैं और मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी एक टॉपिक दे दिया है। उसका आपको देखिएगा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा मतलब जो है आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो आपकी ये बुक है सारी कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मतलब 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे फटाफट से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत जनसंख्या। ठीक है, इसको फटाफट से पढ़ना है मैं। लिखा हुआ है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि परिणाम है कि अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का। अगला है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावकारी उपाय है जन्म नियंत्रण। क्या है? जन्म नियंत्रण। ठीक है, अगला है आपका कि निम्नलिखित कथन सत्य है। आपके सामने सत्य कथन लिखे हुए हैं कि भारत में शिशु लिंगानुपात 0-6 वर्ष के लिए 2001 से 11 में घटा है। मतलब क्या है कि भारत में जो है शिशु लिंगानुपात जो है वो 2001 से 11 में घटा है। दूसरा लिया है कि हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 11 तक बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। अगला है कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट UNDSA के अनुसार वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का परसेंट है तो हो जाएगा विश्व की कुल जनसंख्या का 55% है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित एजेंसी है, हो जाएगा आपका नेफेड, MMTC, स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है तो हो जाएगा आपका हरियाणा में। आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे स्थित राज्य आपका हो जाएगा हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका, हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए अगला दिया गया है SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है, हो जाएगी 2.2% हो जाएगी दर। SRS बुलेटिन मई 2020 के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक में से मृत्यु दर न्यूनतम थी तो कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश राज्यों में से साक्षरता सबसे अधिक थी आपकी तो कहाँ हो जाएगी? मणिपुर में थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल साक्षरता दर तथा नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर क्या है आपका? तो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, कुल साक्षरता दर और नगरीकरण की स्तर से भारत में दूसरे स्थान पर आपका मिजोरम है। कथन और कार्य दिया गया यहाँ पर। लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवर्जन अधिक है तो आपका ये बात सही लिखी हुई है। कारण ग्रामीण से ग्रामीण प्रवर्जन मुख्यतः महिला प्रवर्जन है तो यहाँ पर देखिए दोनों सही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो कारण है वो उसकी कथन की जो है व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो इतनी सी बात यहाँ पर है। और आगे देखिएगा लिखा हुआ है कथन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आगे में कथन लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है तो यहाँ पर जो है आपका ये सही हो जाएगा कथन आपका। और अगला लिखा हुआ है कारण इसका कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का परसेंट बहुत कम है तो यहाँ पर देखिएगा इसका दोनों का सही, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर व्याख्या यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हम लोग चलते चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको समझना है हमें कि भारत एक नगरीय जनाधिक्य देश
वाले देश का उदाहरण है, मतलब नगरीय जनाधिक्य वाले। तो देखिएगा भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, मतलब भारत में नगरीय जनसंख्या अधिक है तो ये नहीं, भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक निवास करती है, अभी आप जानते हैं। अगला लिखा हुआ है कि भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, ये बात सही है। अगला लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का परसेंट थी तो हो जाएगी 42.61%। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का अवरोही क्रम निम्न है। अवरोही क्रम क्या है कि देखिए लिखा हुआ नगरीकरण का कि महाराष्ट्र में 45.2%, गुजरात में 42.6%, आंध्र प्रदेश में 33.4% और पश्चिम बंगाल में 31.9%। तो आपका ये हो जाएगा अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम पूछ ले तब भी आप बता सकते हैं। अब अगर लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश में से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है तो कहाँ हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में। भारत में गमन आगमन में वर्ष 2011 में सबसे अधिक हिस्सा रहा है गांव से नगर की ओर का, ठीक है, गांव से लोग नगर की ओर गए हैं, प्रस्थान किया है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है, 10 लाख जिसमें लोग रहते हैं उसे 53 है, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा पुदुचेरी में से सबसे कम नगरीकृत है अंडमान और निकोबार द्वीप, सबसे कम नगरीकृत यही हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य है अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित गतिशीलता। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल, हरियाणा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में से जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ, बिहार की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, कितना है, 1006। मतलब क्या है कि भारत में भी सबसे अधिक बिहार का ही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है तो हो जाएगा आपका प्रथम स्थान बिहार का हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट है 31.1%, मतलब कुल जनसंख्या में 31.1% जो है नगरीय जनसंख्या का भाग है। मध्य प्रदेश के इस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सबसे अधिक परसेंट है, किसमें, अलीराजपुर में 89% है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर, डिंडोली जिलों में से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो डिंडोली 1002 लिंगानुपात है। समग्र रूप से सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट, ठीक है, 10,000 तो 1021 है। आगे देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है दमन और दीव, कितना है, 618। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका मंगोलिया का। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता दर है तो दादरा और नगर हवेली, कितना है, 76.2% की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, कितनी थी, 64.6% थी। 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया था तो क्या हो जाएगा, अवर सेंसस और अवर फ्यूचर, तो ये आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना के लिए। आगे देखिएगा, दिया गया है आपको यहाँ पर कि उपर्युक्त कथनों में से आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा आपका, ये है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, और फिर उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, और इसके बाद में निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। तो पहला, उसके बाद आएगा आपका तीसरा, फिर आएगा आपका दूसरा, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काला अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, जनांकीय संक्रमण। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए आवश्यक है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ये आवश्यक है। अगला लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि गुजर रही है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के दर के उच्च वृद्धि दर से। मतलब क्या कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति की के साथ जो है उच्च वृद्धि की दर से गुजर रही है। जनसंख्या बढ़ने पर भारत में मुख्य कारण है तो है कि मृत्यु दर में कमी है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। कि मृत्यु दर में अगर कमी होगी तो जन्म दर में अगर वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, ठीक है।
अब देखिए अगला लिखा हुआ है कि मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। ठीक है, किस क्रम में होती है? ज्यामितीय क्रम में। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात तथा ग्रामीण शहरी जनसंख्या में से एक जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो हो जाएगा आपका रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर नहीं है यहाँ पर। अगला है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है औद्योगिक क्षेत्रों में। कहाँ संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्रों में संबंधित है। अगला है कि वंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों का अपनी इच्छा से ना कराने के कुछ कारण हैं। लड़कों के लिए इच्छा है, ठीक है, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी, अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां आदि। तो ये हो जाएंगे, इसके कारण हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी 1881 में की गई थी। ठीक है, 1881 में की गई थी। अगला लिखा हुआ यहाँ पर कि जनसंख्या के संदर्भ में सही सम्मिलित हैं। तो हुई थी 1901 से 1921 में ये मंद वृद्धि हुई थी। 1921 से 51 में स्थायी वृद्धि हुई थी। 51 से 81 में ये हुई थी द्रुतगामी वृद्धि। और 81 से 2001 में कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में परसेंट है। 1971 से 81 में तो हो जाएगा 24.66%। 81 से 91 में हो जाएगा आपका 23.87%। 91 से 2001 में हो जाएगा आपका 21.54%। और 1 से 2011 में हो जाएगा आपका 17.7%। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि परसेंट में दी गई आपको यहाँ पर ये। अगला है कि भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी 17.7% थी। कितनी थी? 17.7% थी। आगे देखिएगा लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि भारत में 1971, 1981, 1991, 2001 जनगणना वर्षों में से जनसंख्या में सबसे अधिक परसेंट बदलाव अंकित किया गया था। 1900 हो जाएगा 71 में 24.8% का बदलाव रहा था। अगला लिखा हुआ है पहला आपका यहाँ पर कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन के आगे हो जाने की संभावना है। ये बात भी सही है और जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी बात सही थी। दोनों बात सही थी। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय, ये भी बात सही है बिल्कुल। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पर भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर में है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पर 1, 2, 3 कथन सही हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। पता है आपको, जानते सही बात है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमत देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख थे प्रणब मुखर्जी थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिएगा कि नंबर 1 दिया गया कि भारत के 28 राज्यों, दिल्ली तथा पुदुचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है, में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला है कि पुदुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत के 28 राज्यों, दिल्ली तथा पुदुचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है, में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। उपयुक्त कथन में से सत्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कथन 3 सत्य, मतलब केवल तीसरा वाला कथन सत्य है कि भारत में 28 राज्यों जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जिनमें सम्मिलित नहीं है, में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अंतरिम आंकड़े जो उसके हिसाब से कह रहा है। तो यहाँ पर जाएगा उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ, ये बात सही है बिल्कुल यहाँ पर। और अगला लिखा हुआ है कि बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में नीचे दिए गए हैं। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्यों में से
जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है आपका महाराष्ट्र। देखिए 2011 की ही बात हो रही है, क्योंकि 2021 की जनगणना डिजिटल होगी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको टाइम लग जाएगा, लगभग इसके आंकड़े आएंगे 2-3 साल इसमें लग जाएंगे आंकड़े आने में पूरे बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को अभी 2011 की ही याद करनी है। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है वह है आपका महाराष्ट्र है। राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है। पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद आती है आपकी, देखिए अवरोही क्रम में है, यहाँ पर दिया गया है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आती है आपकी महाराष्ट्र, फिर आती है बिहार, फिर आती है आपकी पश्चिम बंगाल। तो ये वाला आप मिला लीजिएगा, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ये वाला आपका सही दिया गया क्रम, ठीक है। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या के आकार का अवरोही है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में, उसके बाद हो जाएगी आपकी बिहार में, और फिर उससे कम हो जाएगी आपकी पश्चिम बंगाल में, फिर हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश में, और इससे पहले आपका यूपी भी है, पता है आपको, ये बात जानते हैं आप। अगला देखिएगा, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका ओडिशा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या है तो कर्नाटक की हो जाएगी सबसे कम जनसंख्या। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम तथा पुदुचेरी का उनकी जनसंख्या का अवरोह क्रम क्या हो जाएगा। तो पुदुचेरी उससे कम है आपके मिजोरम में, उससे कम है चंडीगढ़ में, फिर उससे कम है सिक्किम में, इस प्रकार से आपका क्रम हो जाएगा। 2001-2011 के मध्य भारत के जिस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है वह है नागालैंड। देश में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है तो 1961 से 71 तक 24.8%। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई थी कहाँ, नागालैंड में अंकित की गई थी। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में से 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई कहाँ हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही है कहाँ, बिहार में रही है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, हो जाएगा आपका वर्ष 1921। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिएगा, लिखा हुआ है कि भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो हो जाएगा 1971 से 81 के दशक में की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ये देखना है आपको। लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो ये वाला आपका सत्य हो जाएगा कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये सही नहीं है। फिर उसके बाद है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और अगला है कि दादरा और नगर हवेली में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है, तो ये भी आपका एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले राज्य क्रम से हैं, अधिकतम घनत्व और न्यूनतम। तो अधिकतम घनत्व हो जाएगा आपका बिहार में और न्यूनतम घनत्व हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। भारत के प्रमुख राज्यों में जनसंख्या घनत्व का अवरोह क्रम है, तो सबसे जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम सबसे कम सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार में जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा केरल में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, इन चारों में से। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि पंजाब, उड़ीसा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम है, क्या हो जाएगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और पंजाब। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्यों में से एक का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, 100 से कम है जनसंख्या घनत्व। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी का घनत्व सबसे कम है, हो जाएगा अंडमान और निकोबार में सबसे कम है। आगे लिखा हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक राज्य में से
वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वह है आपका राजस्थान का। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम में हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका गुजरात 308 है, कर्नाटक का 319 है, असम 398, हरियाणा 573। तो ये जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है वह हो जाएगा आपका गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद में सबसे अधिक है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का परसेंट है 2.21% हो जाएगा विकलांग लोगों का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का परसेंट है तो हो जाएगा 73%। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है महिला साक्षरता पर। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किया है केरल ने, किया है दावा ये। और अगला आपका है यहाँ पर कि केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है तो हो जाएगा वर्धमान, मतलब पश्चिम बंगाल। औरैया, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद में से वह जनपद जिसकी साक्षरता परसेंट सबसे अधिक है तो हो जाएगा आपका औरैया। लिखा हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों के सारे प्रदेशों में है वह है आपका कौन सा हो जाएगा? 29वां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 29वां। आगे देखिएगा, लिखा हुआ यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के परसेंट दरों में न्यूनतम अंतर है तो हो जाएगा आपका मेघालय राज्य का। किसका हो जाएगा? मेघालय राज्य का। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के परसेंट दरों में न्यूनतम अंतर वाले हो जाएंगे आपके 4 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? मेघालय, मिजोरम, केरल और नागालैंड। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात राज्यों में से पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कितना है? 80.1%। ठीक है, अगला देखिएगा कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है वह है आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? श्रावस्ती हो जाएगा। कितना है? 34.8%। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिएगा यह हो जाएगा यहाँ पर कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे कि सबसे अधिक लिंग अनुपात देवरिया का है, ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है तो ये भी गलत। ये जो है आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो हो जाएगा वो ललितपुर हो जाएगा। और आगे दिया गया है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन 1 और 3 सही है तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है किसकी? तो बिहार की है। भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर, इंदौर में से साक्षरता दर सबसे अधिक है हो जाएगी जबलपुर में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 902। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 918। यह है बाल लिंगानुपात। ठीक है, बच्चों का लिंगानुपात। राजस्थान में है 888, बिहार में है आपका 935। आगे देखिएगा, भारत में बाल जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 1961 से घटा, मतलब क्या है? निरंतर घट रहा है। 1961 से निरंतर जो है घट रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों का यौन अनुपात 919। भारत के जिस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का परसेंट सबसे अधिक है तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में कुपोषण के शिकार सबसे अधिक है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है वह है क्या हो जाएगा? गोवा और मणिपुर। कितना है? न्यूनतम 11 है। आगे लिखा हुआ है कि भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। इसका सबसे अधिक रूप में स्वीकृत कारण है कि केरल में साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है। ये हो जाएगा।
बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगला आपको देखिए दिया गया यहाँ पर कि ए और बी दिया गया कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है और जनसंख्या 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। तो कथन देखिएगा यहाँ पर दोनों सही दिए गए हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल के इधर से जो छत्तीसगढ़ है पश्चिम बंगाल से बड़ा है और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जो है वो छत्तीसगढ़ से अधिक है। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगला देखिएगा लिखा हुआ यहाँ पर कि भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक के डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए ऐसा है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से है। किससे है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से है। ठीक है, और अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो कौन सी बात सही नहीं ये देखना है हमें। लिखा हुआ है भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, तो ये वाली बात सही नहीं है। ठीक है, 17.5% लगभग है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा इतनी बात। अगला है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये सही है आपका। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई थी, ये भी सही है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व तो दिल्ली में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो मतलब BCD आपका सत्य हो जाएगा। बाढ़ों में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि में कमी तथा वन्य जीवों में अभिव्यक्ति में से भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है, तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि नहीं है। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तब जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है 943 हो जाएगी। ठीक है, 1000 पुरुष तो 943 स्त्रियां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है, तो कहाँ पाया गया? सबसे कम हरियाणा में। 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 1000 पुरुषों पर 14 महिलाओं से, ये वृद्धि हुई है। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में से एक राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, तो किसका है? झारखंड का है 949। धार्मिक समुदाय बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान का यौन अनुपात में अवरोही क्रम क्या है? तो ईसाई, बौद्ध, जैन और मुसलमान। ठीक है, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के जिस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है वह है आपका सिख। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है आपका दमन और दीव। कितना है? 618। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारक है उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। तो ये हो जाएगा आपका लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी ये कारक हो जाएंगे इसके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, तो केरल में है, कितनी है? 1084 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जिस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे अधिक है वह हो जाएगा आपका केरल। 2011 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में है उच्चतम लिंगानुपात है आपका तमिलनाडु का हो जाएगा उच्चतम, कितना? 996। भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 के ऊपर है, तो हो जाएगा आपका पुदुचेरी में हो जाएगा, संघ शासित प्रदेश हो जाएगा। कौन सा आपका? पुदुचेरी में। कितना हो जाएगा? 1037। और देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सही सुमेलित हैं कि जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात 1951 में लिंगानुपात था 946, 71 में 930, 91 में हो जाएगा 927 और 2011 में 943। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दिया गया पॉइंट कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में के शहरी क्षेत्रों में
धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कथन सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। मतलब क्या है, पहले को पढ़िएगा फिर दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, तो ये आपका सही हो जाएगा। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही हो जाएगा। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपके 3 जो हो जाएंगे पॉइंट सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर, इसको भी हमें अगले वाले को भी समझना है। ठीक है, देखो अगला, भारत में जनगणना 2011 के, ठीक है, लिखा हुआ अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में से शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का था, तो था आपका छत्तीसगढ़ का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, हरियाणा में से शिशु जनसंख्या का % भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो कहाँ हो जाएगा आपका, केरल में। कहाँ हो जाएगा आपका, ये केरल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है आपका, क्या हो जाएगा, घनत्व का है अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119। अगला है कि भारत के राज्यों में सबसे कम घना आबाद राज्य है आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। भारत की साक्षरता में सबसे अधिक % वृद्धि देखी गई है, कहाँ से कब तक, 1991 से 2001 के बीच लगभग 12.62% तथा 2001 से 11 के बीच 8.20%, इतना ये हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है कि केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, तो ये बात आपका सही हो जाएगा। और कारण लिखा हुआ है केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, बात तो सही लिखी है लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ये बात सही है भी, ये बात ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। अगला आपका है कि उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सबसे अधिक जमाव पाया जाता है, तो ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है, तो ये वाली आपकी बात गलत हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा। देखिएगा, तो सबसे कम साक्षरता हो जाएगी बिहार में 61.8%, इससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी राजस्थान में 66.1%, उत्तर प्रदेश में 67.7% और मध्य प्रदेश में 69.3%। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको समझना है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से संख्या में अधिक हैं, मतलब क्या, सभी 4 राज्यों में अधिक हैं। ठीक है, सभी आपको 4 राज्य दिए गए, उनमें सभी में अधिक है। अगर लिखा हुआ कि अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात, तो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। भारत में जो है स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वो घटता बढ़ता रहता है। और देखिएगा अगला, देखिएगा लिखा हुआ है नंबर 1 कि भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है, तो आपका देखिए वी और सी वाला यहाँ पर आपके 2 कथन सही हो जाएंगे। और सही कथन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, ये हो जाएगा। और भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। ठीक है, आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य था वर्ष 2045। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाए, और वह लक्षित वर्ष रखा गया है, अब रखा गया है 2070 तक। ठीक है, पहले कितना था, 45 तक, अब 70 तक रखा गया है। सबसे अधिक जो है यौन अनुपात 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोह क्रम क्या है।
तो सबसे ज़्यादा था केरल में, उससे कम पुदुचेरी, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा। वे देश समूह जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। मतलब क्या है कि ये देश, ठीक है, ये देश हैं इन, तो इनकी जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है, कितना हो जाएगा? 2011 के अनुसार यह है 14.2%। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता है, तो हो जाएगी लगभग 4.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट है, तो हो जाएगा आपका 8.6%। ठीक है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट जो है वो हो जाएगा 8.6%। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों का परसेंट कुल जनसंख्या में उच्चतम है, तो हो जाएगा पंजाब में 31.9%। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। वह राज्य जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, हो जाएगा आपका पंजाब में। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है क्रमशः। जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका सरचिप, मतलब जो मिजोरम में पड़ता है। साक्षरता कितनी है? 97.91%। चलिए देखिएगा अगला। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। ठीक है, साक्षरता गणना। जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो बिहार 61.8%। उसके बाद होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका साक्षरता वालों का है क्रम 65.4। राजस्थान 66.1। झारखंड 66.4। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर थी 20.2%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है, कितना हो जाएगा? 16.3% का है। ठीक है, 16.3% का। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वह परसेंट जो उत्तर प्रदेश में रहता है, तो हो जाएगा आपका लगभग 17%। ठीक है, मतलब 16.51 है, लेकिन लगभग 17% जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। किसकी? भारत की जनसंख्या का। जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6% है, लगभग में ये भी दिया गया हमें। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? केरल में 93%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल, मणिपुर, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में साक्षरता परसेंट है। देखिए, केरल में है 94%, हिमाचल में है 82.8%, तमिलनाडु में है 80.1% और मणिपुर में है 79.2%। आगे आपको दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, तो हो जाएगी आपकी बिहार की 51.5%। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो हो जाएगी लक्षद्वीप में 87.9%। राज्य जिसमें 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है वे हैं, तो उच्चतम केरल और न्यूनतम आपकी बिहार में हो जाएगी साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है, तो प्रजननता दर हो जाएगी आपकी 2.4%। कितनी हो जाएगी? 2.4%। अब देखिएगा आप लोग अगला लिखा हुआ है कि शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया है 2.1%। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि जनसंख्या की स्थिरता। क्या कहा जाता है? जब जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं जनसंख्या की स्थिरता। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है कि 2001 से 11 के दौरान
भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो दादरा व नगर हवेली में दर्ज की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से जाएंगे? केरल 94%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%, हिमाचल प्रदेश 82.8%। तो ये हो जाएंगे आपके। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से जाएंगे? स्त्री साक्षरता की दृष्टि से है तो केरल 92.1% है स्त्री साक्षरता, मिजोरम में है 89.3%, गोवा में 84.7%, त्रिपुरा में 82.7%, नागालैंड में 76.1%। ये कहा कि ये स्त्री साक्षरता, ठीक है, की दृष्टि से है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है वह हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर है लगभग 32 प्रति हजार, ठीक है, मतलब 1000 पर 32 शिशु मृत्यु दर है। हर 1000 जीवित जन्मों में अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, उसे कहते हैं आपका शिशु मृत्यु दर। ये हो जाएगा। अगला है कि मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2018 तक यह बात कि अशोधित मृत्यु दर है तो हो जाएगी आपकी 6.2% हो जाएगी। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी गोवा एवं मणिपुर में, प्रत्येक में 11। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है तो हो जाएगी आपकी कर्नाटक ने। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहाँ? ये केरल में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है आपका बिहार। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या है 65.6%। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का परसेंट कितना हो जाएगा? 48.53% हो जाएगी स्त्रियों की परसेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है तो हो जाएगी आपकी बिहार में कितनी? 3.2% हो जाएगी दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का परसेंट है तो हो जाएगा 59.29%। जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष आयु के वर्ग आयु समूह, ठीक है, मतलब क्या 0 से 14 वर्ष आयु समूह के लोगों को जाना जाता है किसमें? जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है इन्हें। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो हो जाएगा आपका माहे। कहाँ का है? पुदुचेरी का। कितना है लिंगानुपात? 1184। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है 78.8%। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का परसेंट था, मतलब कुल आबादी का 29% था। 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे है आपका यहाँ पर कि भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं पश्चिम बंगाल का डेल्टा, दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र गुजरात, तमिलनाडु पंजाब का मैदान, गंगा यमुना दोआब, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। तो ये हो जाएंगे सम्मिलित, ठीक है। अगला है जनांकीय लाभांश के रूप में पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए तो हो जाएगा कुशलता विकास का प्रोत्साहन। कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। अगला है आपका यहाँ पर फिलिप एम हाउसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांतर गमन जाना जाता है तो हो जाएगा जनसंख्या इम्प्लोजन। अगला है कि भारत नगरीकरण, इसका ये टॉपिक हमारा चलेगा।
इसको देखिएगा आप लोग फटाफट से कि एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है क्रमशः सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में इनसे भिन्न होता है। शहरी वृद्धि सूचक हैं कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का। अगर कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो क्या होती है, शहरी वृद्धि सूचक है ये। शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि का, देश में कुल जनसंख्या में वृद्धि का और शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगला है टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना तथा नगरीय सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितिकी का आधार। ये हो जाएगा आपका टीके ओमेन ने जो बताया है नगरीय परिवारों का अंतर। ये हो जाएगा ठीक अंतर आपका। जनसंख्या के जिस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है वह है, तो क्या हो जाएगा, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। अगला है कि भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है, तो 1931 से 61 का समय। ठीक है, ये विशेषित है मध्यम नगरीकरण से। अगला आपका है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है और भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है बात सही है दोनों की कि भारत में नगरीकरण का स्तर जो चीन से काफ़ी नीचा है, ये बात सही है। और भारतीय नगर कम नियोजित हैं, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही है। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि भारत में वर्ष 2001 के बाद शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, ये बात सही है बिल्कुल। और भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, ये बात भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है इसकी। ठीक है, ये बात रखिएगा। भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन नहीं है कि भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है, ये बात सही नहीं है। अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार किया गया है जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व तथा व्यवहारिक संरचना। भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। अगला है कि 2011 की जनगणना के आधार पर सुमेलित है। सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हो जाएगा आपका गोवा, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है तो आपकी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो हो जाएगा आपका नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो इन चीज़ों का ये प्लेटफॉर्म है। भारत के 2 नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से हैं, हो जाएगा मुंबई और दिल्ली। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात सबसे अधिक है आपका चेन्नई का। कितना है, 985। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है तो हो जाएगी 3892। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या परसेंट था तो 31.1%। भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37.7 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले हैं तो 640। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाखी नगरों का परसेंट योगदान है तो 42.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है लगभग 70% का। कितना है, लगभग 70%। गत 30 वर्षों में दिल्ली में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं उत्तर प्रदेश से। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए कि और पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन कौन से, सत्य कथन बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के उत्तरी शहर में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है, तो ये वाली बात आपकी सही लिखी हुई है यहाँ पर। पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं, ये बात भी आपकी सही मिलती है यहाँ पर। दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की, ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बेहतर भागीदारी हैं, ये आपकी गलत बात लिखी हुई है यहाँ पर। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रवर्जन होता है, तो ये बात भी सही है। मतलब यहाँ पर 1, 2, 4 वाला पॉइंट जो है आपका सही हो जाएगा। हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2011 की
जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सबसे अधिक संख्या है तो उत्तर प्रदेश और केरल दोनों में। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर कितनी कितनी है, 7 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं तो ओडिशा में नहीं है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे है तो हो जाएगी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य हैं तो हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो हो जाएगा गोवा 62.2%। ठीक है, नगरीकृत राज्य हो जाएगा आपका गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न राज्यों का आरोही क्रम है: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखिएगा, भारत के सबसे अधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं तो गोवा हो जाएगा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2%। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है तो हो जाएगा आपका सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है तो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, कितना है, 90%। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है तो हो जाएगा आपका पंजाब में। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर कथन और कारण के, इसको भी देखना है हमें सही तरीके से। कथन में कह रहा है यहाँ पर कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, तो ये सही बात है आपका। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये भी बात काफ़ी हद तक सही रहती है, तो इसकी सही व्याख्या भी है इसका आपका, ये दोनों सही है। यहाँ पर जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जो है वो वर्णित करता है। यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख ही नगरों की संख्या है तो हो जाएगी आपकी 53। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 10 लाख ही जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में हैं 7। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं जनसंख्या, 10 लाख ही जनसंख्या वाले नगर ये हैं तो 7 हैं, ये बात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है तो कोटा हो जाएगा, मतलब मिलियन मतलब 10 लाख ही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में दर्शित हुई मुंबई और दिल्ली हो जाएगी आपकी। उत्तर प्रदेश के निम्न 10 लाख ही नगरों का उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम निम्न हैं तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है, उसके बाद लखनऊ, आगरा और मेरठ। आगे कहता है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही हो जाएगा सबसे पहले, बड़ा हो जाएगा सबका यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हो जाएगा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर लखनऊ। ठीक है, नगरीय अवस्थापना में पेयजल, आवासन, स्वच्छता और परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं है तो आपका हो जाएगा आवासन। भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं वर्ग 4, 5 और 6। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है तो हो जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली तथा लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर से सही अवरोही क्रम है आपका। तो देखिए, दिल्ली हो जाएगा आपका 97.5%, चंडीगढ़ में हो जाएगा 97.3, लक्षद्वीप में हो जाएगा आपका 78.1 और आपका यहाँ पर दमन एवं दीव में हो जाएगा 75.2। तो ये क्या हो जाएगा, एक अवरोही क्रम हो जाएगा किसका, यहाँ पर है नगरीकरण के स्तर का। ठीक है, दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में से 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है तो दमन और
द्वीप में। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी तो 1971 से 81 दशक में। आपको यहाँ पर दिया है कथन सत्य में पूछा गया है आपसे। यहाँ पर देखिए पहला कथन लिखा हुआ है कि भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। अगला है कि माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रदर्शन। इंड्स परियोजना भारत सरकार के श्रम विभाग तथा कनाडा की संयुक्त परियोजना थी। सत्य कथन क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा आपका सत्य पढ़ लीजिएगा फिर से कि भारत में उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को सबसे लंबे सड़क मार्ग के लिए नहीं जाना जाता, ये बात सही है आपकी। माल के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय की स्वीकृति देता है। नगरीकरण का अभिलक्षण है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोगों का प्रदर्शन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि नगरीय गलियारा संबंधित है तो हो जाएगा नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से। नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों की चुंबकीय विशेषता। आगे देखिए आपको दिया गया यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। उपयुक्त कथनों में नगरीकरण के कारणों के संबंध में सत्य कथन है। देखिए नगरीकरण क्या होता है कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, मतलब क्या है, गांव से लोग नगर की तरफ जाते हैं तो फिर नगरीकरण होता है। शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, मतलब शहरों में ज़्यादा बड़े अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं तो ये भी हो जाएगा। और औद्योगिकरण की ऊंची दर, मतलब उद्योग धंधा भी मिलता है शहरों में। ठीक है, लोग शहरों में जाते हैं, लोग गाँव से छोड़कर लोग शहरों में काम करने के लिए जाते हैं तो ये हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, तो आपका ये वाला गलत है यहाँ पर, तो आपके सिर्फ 3 पॉइंट जिससे से सही हो जाएंगे। ठीक है, और अगला देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिए कि भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों की वृद्धि हुई है तो ये सही हो जाएगा। औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं संस्कृति अर्थव्यवस्था का कारण है तो ये भी सही हो जाएगा आपका, और इसका ये सही व्याख्या भी हो जाएगी। आपका लिखा हुआ है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या क्या? मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण तथा नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, तो ये हो जाएगा आपका। अगला है कि आपका मलिन बस्तियों में रहने वाले का जनसंख्या परसेंट अधिकतम कहाँ है तो हो जाएगा आपका मुंबई में है। ठीक है, कहाँ? मुंबई। अगला लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए पहला हो जाएगा आपका तमिलनाडु 507, मध्य प्रदेश 303, उत्तर प्रदेश 293, कर्नाटक 206, महाराष्ट्र 189। सबसे अधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से है। ठीक है, शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजनाएं हैं स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना। ठीक, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के नाम से। किसके नाम से? जवाहरलाल नेहरू के नाम से जोड़ा गया था। अगला लिखा हुआ है कि JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है तो शहरी विद्युतीकरण का। अगला है इसे 2005 से प्रारंभ किया गया था। यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था। यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। उपयुक्त कथनों में से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? कि यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ये वाला पॉइंट आपका सही नहीं है। अब बाकी सारे पॉइंट आपके यहाँ पर से संबंधित सही हैं। ठीक है, और अगला लिखा हुआ है कि JNNURM का संबंध था
शहरी अधोसंरचना सुधार करने से था। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है आपका संपत्ति कर से होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है आपका यहाँ पर एक अगला टॉपिक, विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। विश्व के बारे में है। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुँचने का अनुमान है 575 मिलियन। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए मैक्सिको में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है तो हो जाएगा आपका वृहद परंपरा के विकास से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987 का। कितनी हो गई थी? 5 अरब। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है 11 जुलाई हो जाएगी। विश्व की 50% जनसंख्या संकेंद्रित है 20 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है लिंग निर्धारण के परीक्षण बढ़ने से। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है कि तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है तो हो जाएगा एशिया क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? एशिया क्षेत्र में। अपना भारत एशिया क्षेत्र में ही रहता है। ठीक है, बताऊंगा आपको यह स्थित है। विश्व के नगरों की स्थिति पर UN हैबिटेट्स रिपोर्ट के अनुसार उत्पादकता, अनुकूलतम जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता तथा समता में से एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का आधार नहीं है तो अनुकूलतम जनसंख्या ये नहीं है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है वर्ल्ड अर्बानाइजेशन प्रॉस्पेक्टस रिवीजन 2018 के अनुसार दक्षिण एशिया के देशों प्रतिशत नगरीकरण का बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका अवरोही क्रम में है तो हो जाएगा आपका पहले नगरीकरण। ठीक है, तो हो जाएगा पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भारत और उसके बाद श्रीलंका अवरोही क्रम में है। और विश्व के सबसे अधिक 5 जनसंख्या वाले देशों का क्रम है तो चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी एशिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश है तो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में। विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत देश है आपका सिंगापुर हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा महाद्वीप। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक % जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है आपका अफ्रीका। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है वर्ष 2050। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद आते हैं अमेरिका और इंडोनेशिया आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है हांगकांग में। जनसंख्या कहते हैं तो सबसे अधिक आपका कहाँ हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में। कहाँ हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में। 2011 के में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था तो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में। कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस में से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है तो हो जाएगा आपका कनाडा में। चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है आपकी तो हो जाएगी चीन में। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है आपका नाइजर। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे अधिक % वाला देश है आपका श्रीलंका हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोह क्रम है तो हो जाएगा आपका ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है
सघन कृषि क्या हो जाएगा कारण आपका? सघन कृषि हो जाएगा। अगला आपका है कि संसार में सबसे अधिक नगरीकृत देश है तो सिंगापुर, मकाऊ आदि। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है मालदीव। विश्व में अधिकतम आयु संभावित है जापान में हो जाएगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान का साक्षरता की स्थिति में घटता क्रम क्या है? तो श्रीलंका, फिर उसके बाद भारत, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, ये साक्षरता के स्थिति में आपका घटता हुआ क्रम है। कथन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। कथन कह रहा है यहाँ पर कि ए नंबर है आपका, संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं, ये सही हो जाएगा। कारण ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का परसेंट अधिकतम है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या सही नहीं हो रही है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या की वृद्धि दर है, तो हो जाएगी आपकी फिलीपींस की। कहाँ की? फिलीपींस की। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है टोक्यो योकोहामा। कथन दिया गया है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है, तो आपका सही हो जाएगा। कारण कि एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है, तो यह भी सही हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा नगर है आपका संघाई, चीन का है, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक नगरीकृत देश है आपका कतर। कथन कारण दिया गया यहाँ पर कि भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है, तो ये आपका सही बात है। और ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्च है, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला है कि एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं, ये बात पहले हो चुकी है, ये भी सही बात है। उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांग गई है, ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या है और उसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का परसेंट अधिकतम है, तो कहाँ हो जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है, तो कहाँ हो जाएगी? पुर्तगाल, बोस्निया, मोल्डोवा। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्च है, तो हो जाएगी नेपाल में। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा द्वारा, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व की जैविक विविधता का सर्वोच्चतम अनुमान मिलता है, जो लगभग 4.5 करोड़ जातियाँ जीवित हैं, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती है। उनमें से अधिकांश जो अज्ञात ही होती है, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की ही पहचान हुई है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जितना भी जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में था टॉपिक, मैंने आपका सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको इसी हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में।